नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए वीडियो को देखने के बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो अभी तक मैंने आपको दांतों की सफाई के बारे में, पायरिया के बारे में, ओरल कैंसर में 2 चैप्टर थे, ल्यूकोप्लेकिया और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में डिस्कशन किया और जानकारी दी। आज मैं बच्चों से रिलेटेड जो दांतों में दिक्कत आती है, जैसे कि मेरे जो पेशेंट्स हैं मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर जब बच्चा मेरा टीथिंग आ रहा होता है, बच्चों का टीथिंग हो रहा होता है, नए नए जब दांत बनते हैं तो उस समय जो है जो दांतों के आने की प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा आप समझाइए और बिल्कुल उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कब बच्चे का टूथ आता है और कब जो है परमानेंट दांत आता है। तो आज का मेरा जो विषय है इसी बच्चों के टीथिंग पर आधारित है। टीथिंग, इरप्शन और केरीज इन द चाइल्ड, जो भी दांतों में बीमारी होती है, कैविटी आते हैं, बच्चों में किस प्रकार की केरीज होती हैं वो उस पर डिस्कस मैं करूँगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है टीथिंग है। अब टीथिंग क्या होता है? टीथिंग जो है जैसे बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं उसको टीथिंग कहते हैं। प्राचीन काल से इतिहास रहा है कि लोग जब बच्चों के दांत आते थे उस समय बहुत सारी बीमारियां बच्चों को हो जाती थी और बच्चों के डेथ हो जाते थे, तो उसको बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि टीथिंग की वजह से बच्चों की ऐसी परेशानी हो जाती है। लेकिन अब उसको रिलेट भी कर दिया गया कि टीथिंग की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ कि टीथिंग के आखिर जब टीथिंग होता है तो क्या क्या बच्चों को दिक्कत आती है और उससे कैसे निपटा जाए। तो टीथिंग जो है वो एक तरीके से इरप्शन ऑफ द प्राइमरी डेंटिशन को बोलते हैं और ये जो है चौथे से छठवें मंथ, जो बच्चे की जीवन काल है उसमें चौथे से छठवें मंथ में प्रारंभ होता है। और जो इस तरह के बच्चों का जो इरप्शन होता है, जो दांत निकलता है, उसमें ज़्यादातर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है बच्चों को, इसलिए बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब ये दांत आते हैं तो बच्चों को दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी जब बच्चों के दांत आते हैं तो कोई किसी बच्चे को तो ऐसा होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें जो है लोकल इरिटेशन होता है, मतलब उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, बुखार हो जाता है, कफ आने लगता है, ऐसी ऐसी समस्या होती है, फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो लक्षण जो दिखाई देगा उसमें लोकल साइन है और आपका एडवांस साइन है, सिस्टमिक साइन है कि क्या क्या जो है आपको लक्षण दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो है अत्यधिक बुखार हो जाता है। जब बच्चे का दांत आता है तो उसे बुखार हो जाता है, इतना बुखार हो जाता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। दूसरा है मसूड़ों में जो है सूजन हो जाया करता है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चों को लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और गाल का जो है वो पीलापन हो जाता है। गाल जो है वो बच्चे का गाल जो है पीला जैसा हो जाता है, पेल स्किन हो जाती है। तो अगर ऐसी ऐसी परेशानी आपको सामने दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि वो उसको टीथिंग हो रहा है। टीथिंग का मतलब है कि दांत उसका आ रहा है, ठीक है। अब सिस्टमिक साइन समझते हैं। सिस्टमिक साइन क्या क्या होता है? देखिए, बच्चा अगर जब उसका दांत आता रहेगा तो उसे चिड़चिड़ापन बड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, लार बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और प्यास बहुत लगेगा, चकत्ते का भी पड़ना हो सकता है और उसको सर्दी जुकाम खांसी भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम होगी? वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार हो सकता है, उसको उल्टी आ सकती है, उसको दस्त हो सकते हैं, ठीक है, सर्दी खांसी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैनेजमेंट कैसे करें? मतलब अगर ये ऐसा कुछ है सामने दिख रहा है टीथिंग में तो हम उसे मैनेज कैसे करें? मैनेज करने का जो तरीका है, सबसे पहले बच्चे का हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बच्चे के मुंह में जो है वो टीथिंग हो रही है और बहुत मुंह में जो है उसने खाना भर रखा है
या बहुत आपको लग रहा है कि कुछ सड़ वड़ रहा है, तो मुंह को जो है आप ओरल हाइजीन उसका मेंटेन करें, उसे जो है साफ रखें। और जो है एक कॉटन से आपको वीक एंटीसेप्टिक लेना पड़ेगा। वीक एंटीसेप्टिक का मतलब है कि आपको डाइल्यूशन उसका जो है वो ऐसे कंसनट्रेटेड होता है, तो उसे 1:100 के डाइल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट को कपड़े में भिगो के उसके पूरे मसूड़े में थोड़ा सा आप रगड़ें, और दांत तो मतलब आने वाले रहेंगे, तो उस एरिया में, मसूड़े वाले एरिया में आप उसको रगड़ें, उससे उसे आराम मिलेगा, डिस्कम्फर्ट रिलीफ होगा। इसके अलावा आप जो है उसे एडिक्वेट क्वांटिटी में जो है आप विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स के भी सिरप पिला सकते हैं, और उसकी जो क्वांटिटी होगी आप लोकल डेंटिस्ट से ज़रूर पूछ लें। लोकल डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि क्या डोज इसके लिए सही रहेगा। अपने से खुद से कुछ ऐसा न करें जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सके, तो आप पीडोडोंटिस्ट से या तो फिर लोकल डेंटिस्ट जो इसके विशेषज्ञ हैं, दांत के डॉक्टर हैं, उनसे जाके आप ज़रूर पूछताछ करें, ठीक है। अब टीथिंग होने पे और क्या क्या हम कर सकते हैं मैनेजमेंट, तो हमें जो है हार्ड या जो है जो नॉन स्वीटेंड होते हैं, जो जिसमें मतलब ऐसे रस आते हैं मार्केट में जो कि हार्ड होते हैं और उसमें चीनी नहीं होता है, तो उसको मुंह में दबाने के लिए दें। वो बच्चा जो है अपने मुंह से जो है दबाएगा, जहाँ पे दांत निकल रहा है वहाँ दबाने से उसको आराम मिलेगा। इसके अलावा टोस्टेड ब्रेड भी आप दे सकते हैं, और उससे क्या होता है, उससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है और जिंजाइवल स्टिमुलेशन होता है। इसके अलावा जो है आप फल दे सकते हैं, फल में एप्पल या अमरूद दे सकते हैं बच्चों को दबाने के लिए, उससे भी जिंजाइवल स्टिमुलेशन होता है और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। इसके अलावा पैसिफायर का यूज कर सकते हैं, टीथिंग रिंग्स आते हैं, की जाते हैं। जो पैसिफायर होता है उसमें सोडियम क्लोराइड और जाइलिटॉल का मिश्रण होता है, जिससे बहुत बच्चों को आराम मिलता है। इसके अलावा टीथिंग नेकलेस आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट में आप जो है टॉपिकल जो डॉक्टर लोकल डेंटिस्ट या जो पीडोडोंटिस्ट होते हैं ये क्या रिकमेंड करते हैं इसका मैनेजमेंट में, वो देखिए टॉपिकल एप्लीकेशन बाहर से जो है वो ग्लिसरीन का लेप लगाते हैं, जिससे बहुत बच्चों को आराम मिलता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा है लोकल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं, उससे भी जब अप्लाई करते हैं गम एरिया में तो बच्चों को बहुत रिलीफ महसूस होता है। और तीसरा जो होता है वो बेंजिल अल्कोहल का भी एप्लीकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि टीथिंग डिस्कम्फर्ट, जो टीथिंग में डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है उससे भी आराम मिलता है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि होम्योपैथी भी बहुत अच्छा इसका जो है इलाज है टीथिंग प्रॉब्लम से निपटने का। केवल आप एंटीबायोटिक पे मत रिकमेंड करिए। इसके अलावा आप होम्योपैथिक में कैमोमिला नाम की दवा आती है, जिसका जो है डोज आप होम्योपैथिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे समझ लें कि इसका डोज कितना बच्चों को देना है। और चूँकि होम्योपैथिक दवा में छोटी गोलियों का प्रयोग करते हैं या पाउडर का प्रयोग करते हैं, उससे बच्चों को बहुत बच्चे आसानी से उससे निगल जाते हैं। तो जो कैमोमिला दवा होती है उसका आप यूज करेंगे होम्योपैथिक विशेषज्ञ से पूछ के। होम्योपैथिक विशेषज्ञ आपको बताएंगे कितना डोज लेना सही रहेगा। तो अगर आप इसका यूज करते हो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वैसे भी डेंटिशन के लिए जो है होम्योपैथी में दवा आती है जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस्फोरिका, जो कि एक तरीके से कैल्शियम का टैबलेट होता है और टीथिंग में बहुत ही रिलीफ करता है। क्योंकि मेरे बच्चे को भी जब शुरू में जब उसके टीथिंग हो रहे थे, जब उसके दांत आ रहे थे, तो मैंने होम्योपैथिक विशेषज्ञ से पूछ के जो है कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो है दिया उसको। छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उसको हमने जब दिया तो उसका जो दांत है बहुत आराम से आ गया, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हुई। जो भी मेजर प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि फीवर हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सारी दिक्कतें बच्चों में आती है। तो आप ऐसा जो है, जो मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक दवा इसमें बहुत सेफ होती है, बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक मैंने आपको बताया वो भी आप यूज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। ये देखिए टीथिंग के बारे में मैंने बता दिया। चूँकि मुझे एक रिश्तेदार ने मुझसे पूछा था कि भाई टीथिंग के बारे में आप बताइए, बच्चों को क्या क्या दिक्कत आती है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो टूथ इरप्शन का है।
अब टूथ इरप्शन पे हम लोग चलेंगे कि टूथ इरप्शन कैसे होता है। तो मैं आज बताऊंगा कि देखिए डेसिडुअस टीथ जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो कब कब आते हैं। तो जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं, जो ऊपर के दांत होते हैं, ऊपर का जो आगे का है, आगे का सेंट्रल इंसाइजर इसको बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि कौन कौन से दांत होते हैं। एक तो सेंट्रल इंसाइजर होता है, दूसरा लैटरल इंसाइजर होता है, तीसरा कैनाइन होता है। बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं आता है, बच्चों में केवल फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर होता है। तो टोटल 20 दांत होते हैं बच्चों में जो कि आते हैं। अब बच्चों के दांत कब कब आते हैं, चूँकि दो हमारे जबड़े दो हैं, मैक्सिलरी और मैंडिबल। तो मैंडिबुलर जो नीचे का दांत होता है वो सबसे पहले आता है, और ये जो आने का मंथ है सेंट्रल इंसाइजर जिसको बोलते हैं, नीचे का जो दांत होता है इसको दतुल्ली भी बोलते हैं, तो ये 6वें मंथ में आना शुरू होता है। इसके बाद जो छोटा दांत लैटरल इंसाइजर, इसके बगल वाला दांत होता है, वो 7वें मंथ में आता है नीचे का, और जो कैनाइन दांत है वो 16वें मंथ में आता है। 16वें मंथ का मतलब है कि वो जब बच्चा आपका 1 साल और 4 महीने का हो जाएगा तब ये जो तीसरा दांत आता है कैनाइन जिसको बोलते हैं वो आता है। इसके बाद जो फर्स्ट मोलर है वो आपका 12वें मंथ में आता है, वो पहले आ जाता है। 12वें मंथ का मतलब साल भर में आ जाएगा। इसका मतलब है जो कैनाइन है वो लेट आता है, और जो फर्स्ट मोलर है वो आपका 12वें मंथ में आ जाता है, और सेकेंड मोलर है वो आपका 20 मंथ में आता है, मतलब कि साल भर और 8 मंथ और। तो इस तरह से जो नीचे का दांत है वो पहले आता है। और अब हम बताते हैं कि ऊपर का दांत कब आता है। ऊपर का दांत, जो ऊपर का सेंट्रल इंसाइजर है, वो आपका 7.5 महीने पे आता है। कभी कभी लेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है। कई बार जो है बच्चों का डिलेड इरप्शन होता है तो लेट भी हो सकता है। तो ये आइडियल है, ये मतलब देखा गया कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। दूसरा लैटरल इंसाइजर है, वो 9वें मंथ पे आता है। जो बगल का दांत है कैनाइन है वो 18वें मंथ में आता है, मतलब उनको 1 साल और 6 महीने का समय लगता है। इसके अलावा फर्स्ट मोलर जो है वो 14 मंथ में आता है, मतलब साल भर और 2 महीना और सेकेंड मोलर जो है वो 2 साल में आता है। तो ये है डेसिडुअस डेंटिशन, मतलब दूध का दांत जो है वो आपका इस टाइम में निकलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रशिंग टेक्निक। ब्रशिंग टेक्निक बच्चों में कैसे करेंगे। जब बच्चा 2 साल या 3 साल का हो गया है तो बच्चे में कैसे ब्रश करना सिखाएंगे माता पिता। तो ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है वो भी समझना है। तो जो ब्रशिंग टेक्निक होती है वो ज़्यादातर यूनिवर्सली यूज किया जाता है फोन्स टेक्निक, जिसको सर्कुलर मेथड भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को हम इस तरह से सिखाते हैं। बच्चों से कहते हैं हाथ ऐसे फैलाओ, और खड़ा करवाते हैं, बच्चों को खड़ा कराते हैं, और फ्लोर के जो पैरेलल होता है बच्चा हाथ ऐसे करता है। उसके बाद हम बच्चों से बोलते हैं कि बच्चा तुम जो है एक गोला बनाओ, सर्किल बनाओ। तो बच्चा सर्किल बना के दिखाता है। जब मैं बोलता हूँ बच्चों से तो बच्चा ऐसे सर्किल बनाता है। अब उस सर्किल को मैं बोलता हूँ कि आप धीरे धीरे छोटा करते जाओ, इतना छोटा करो, ऐसे 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 छोटा करते जाओ, हवा में सर्किल बनाओ और छोटा करते जाओ, और फिर दांतों पे भी सर्किल बना के आप ब्रशिंग करो। तो इसका मतलब है कि कैसे हम ब्रश करेंगे। ब्रश करने का तरीका ये होगा कि हम छोटा जो है सर्किल बनाएंगे अपने दांतों में। बच्चों के जो टेक्निक है बच्चों का, उसमें हम अपने ब्रश से छोटे छोटे सर्किल बनाएंगे, छोटे छोटे सर्किल बनाएंगे, और ऐसे 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 सफाई करेंगे, ऐसे 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 दांतों पे चलाएंगे हल्के हाथ से, और ऐसे ऐसे सफाई करेंगे। इसके बाद मुंह को खोलेंगे और 45 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, और फिर ऐसे ऐसे चलाएंगे, गोल गोल बनाएंगे, गोल गोल चलाएंगे। तो ये जो टेक्निक होती है बच्चों में, इसको फोन्स टेक्निक बोलते हैं या सर्कुलर टेक्निक। इससे जो है बच्चे अपना दांत को साफ कर पाते हैं। जो मेथड मैंने बताया बहुत ही इजी मेथड है, बच्चे आसानी से सीख जाते हैं इस मेथड को, और बच्चों को इसी तरह से ब्रश करना चाहिए। हाँ, माता पिता के गाइडेंस में बच्चों को ये सिखाएं मेथड, और बच्चों को ब्रश करना सिखाएं, और 2 बार ब्रशिंग कराएं, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों को 2 बार ब्रश कराना, क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी, ज़्यादातर मीठा ही खाना पसंद करते हैं, तो बच्चों के दांत ज़्यादा जल्दी सड़ जाते हैं। दूध का दांत जो है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, क्योंकि बहुत मजबूत नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों के दांतों का देखभाल माता पिता के गाइडेंस में कराना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई, ये टेक्निक आप बच्चों को ज़रूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, और
जो बच्चों को जो मंजन दिया जाता है वो ज़्यादातर टूथ पाउडर दिया जाता है, जिसको डेंटिफ्राइसिस भी बोलते हैं। आप जो है मंजन का जो इस्तेमाल करते हैं, जो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे मंजन इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लोरिडेटेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है वो 3 साल से बड़े बच्चे का, 3 साल से 7 साल के बच्चों में आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। उससे छोटे बच्चों में नॉन फ्लोरिडेटेड, या आप चाहें तो केवल ब्रश करवा सकते हैं, मंजन का इस्तेमाल मत करवाएं। और अच्छे से जो है उसके दांतों की सफाई करें। जब आप उसको जो है दूध पिला रहे हो या उसने चॉकलेट या बिस्किट खाया हो, आप अच्छे से दांतों को पोंछें, एक कॉटन से या कोई कपड़े से आप उसको अच्छे से साफ करें जब वो सोने जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 से जो है, देखिए ये जो सारणी है कि 6 मंथ से लेके 3 साल में नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 3 से 7 साल के बच्चे में 2 बार ब्रश कराया जाता है और नॉन फ्लोरिडेटेड का ही यूज किया जाता है। अभी तक मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 से 7 साल में, लेकिन 3 से 7 साल के बच्चे में नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, और 7 साल से बड़े बच्चे में आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और 2 बार ब्रश करना जरूरी है बच्चों में, ठीक है। तो कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर माउथ वॉश का भी क्या यूज किया जा सकता है। तो माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं हम लोग भी। तो माउथ वॉश जो है, देखिए कैसे कहाँ यूज होता है। जैसे अगर बच्चे में दांत टेढ़े मेढ़े हैं और बच्चे का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रखा है, तो उस केसेस में माउथ वॉश का यूज करते हैं। माउथ वॉश में क्लोरोहेक्सिडिन जो है 0.12% यूज किया जाता है। बच्चों को कुल्ली कराएं, बच्चों को घोटने की नौबत ना आने दें। हाँ, बड़े बच्चों में ही इसका यूज करें, ज़्यादा बेटर है। 3 साल से ऊपर या जो बच्चा समझदार हो गया है 5 साल से ऊपर बच्चों में इसका यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में इसका यूज ना करवाएं। या बहुत ज़्यादा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कैविटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा रिस्की केस है, कैविटी हो रखी है, तो उसके केस में आप बच्चों को जो है करवा सकते हैं। और या बच्चे के जो है ड्राई माउथ हो रखा है, ड्राई माउथ हो गया है, सूख गया है, बच्चे का मुंह हमेशा सूखा रहता है, तो भी आप ये जो है करवा सकते हैं, कुल्ली करवा सकते हैं उससे, क्लोरोहेक्सिडिन के माउथ वॉश से, ठीक है। और 5 से 10 ml ही यूज किया जाता है। उसको ढक्कन में लिया जाता है, उसमें पानी नहीं मिलाया जाता है, और कुल्ली करवा के बिल्कुल उसको थुकवा दिया जाता है। अब मैं आपको केरीज के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि टीथिंग क्या होती है, इरप्शन क्या होता है, टेक्निक क्या होती है। अब आपको टीथिंग के बारे में हम टीथिंग कह रहे हैं। अब आपको मैं केरीज के बारे में बताऊंगा कि बच्चों में क्या क्या केरीज हो जाया करता है। तो सबसे जो पहली केरीज है वो है नर्सिंग केरीज। जो बच्चों को माँ दूध पिलाती हैं या बॉटल से बच्चे दूध पीते हैं, उनको केरीज हो जाता है, नर्सिंग केरीज। और इस केरीज का जो है डेफिनेशन ये है कि यूनिक पैटर्न ऑफ डेंटल केरीज इन वेरी यंग चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो बच्चों को गलत तरीके से बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और उनको एक तरीके से आदत हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग करने की या बॉटल फीडिंग करने की, और उसके वजह से जो डेंटल केरीज के पैटर्न बनते हैं उसको हम नर्सिंग केरीज कहते हैं। अब इसका क्या क्या कारण है? इसका कारण है एक तो जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं या फार्मूला मिल्क पीते हैं, या तो फिर बच्चे माँ का दूध पीते हैं जिसमें लैक्टोज होता है और बहुत ज़्यादा चीनी होता है। तो वो जो चीनी होता है वही कारण होता है बच्चों में दांतों को सड़ जाने का। और जो इसमें पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टूथ उसके लिए होस्ट का काम करता है और वो उसको सड़ा देते हैं। इसमें जो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया आता है इसमें संज्ञान में, ये है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का काम होता है कॉलोनी बना लेना, टूथ के अंदर कॉलोनी बना लेता है। और ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि प्लाक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों के अंदर जो है दांतों में प्लाक बहुत बनता है। तो इस प्लाक की वजह से ही बच्चों में जो है वो नर्सिंग केरीज जिसका नाम दिया गया, बच्चों के दांत सड़ जाते हैं
और ये बॉटल फीडिंग कराने से या गाय का दूध पिलाने से या बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है उसकी वजह से होता है। अब हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज के बारे में समझेंगे। अभी पहले नर्सिंग केरीज हो गया, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केरीज, मतलब जब बच्चे का शुरू हो रहा है तब हमारे बच्चे को क्या क्या केरीज हो सकता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज, इसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है माइल्ड टू मॉडरेट। इस केस में जो है मोलर, बच्चे का जो पीछे का दांत होता है और आगे का दांत होता है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और इसमें 2 से 5 साल का एज होता है इस केसेस में। और बच्चों को जो है क्या होता है कि हम सॉलिड फूड देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होता है, इसकी वजह से बच्चे का दांत खराब हो जाता है और केरियस टूथ की जो संख्या होती है वो इंक्रीज होती है। दूसरा है मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर जो स्टेज है उसमें मैक्सिलरी इंसाइजर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जो पहला टूथ इरप्ट होता है उसी में सबसे पहले दिखाई देता है। और मैंडिबुलर जो नीचे का इंसाइजर होता है वो अनअफेक्टेड होता है इस केस में। जो ऊपर का होता है मैक्सिलरी इंसाइजर वही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसमें अफेक्ट होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बॉटल फीडिंग एक तरीके से, अगर इनअप्रोप्रिएट तरीके से हम इसका यूज करते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये तीसरे स्टेज जिसको बोलते हैं एडवांस स्टेज, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीवियर बोलते हैं। तो जो भी टीथ होते हैं, ऑल टीथ इंक्लूडिंग मैंडिबुलर इंसाइजर, सारे इफेक्ट हो जाते हैं। और 3 से 5 साल की एज होती है बच्चों की, और पुअर ओरल हाइजीन होता है बच्चों में, और रॉम्पैंट इन नेचर। रॉम्पैंट मतलब है कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से दांत सड़ जाते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है, मतलब नर्सिंग केरीज, अर्ली चाइल्डहुड केरीज, और उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है उसे रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। रैम्पेंट केरीज का क्या डेफिनेशन वो मैं समझाता हूँ आपको। एक्यूट वाइड स्प्रेड विथ अर्ली पल्पल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीथ विच आर अर्ली इम्यून टू डीके। इसका मतलब ये है कि अब बच्चों का जो दांत होता है वो इनामेल और डेंटिन के अलावा पल्प भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस केरीज में, और बच्चों का दांत बहुत दर्द करता है इस केसेस में। रैम्पेंट केरीज में बहुत तेज़ी से दांत सड़ जाते हैं। हर एज में दिखाई देता है। बच्चों के जो भी एज होते हैं, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, ये सारे एजेज में दिखाई देता है, और प्राइमरी और परमानेंट दोनों में दिखाई देता है। अर्ली चाइल्डहुड केरीज में क्या होता है, प्राइमरी डेंटिशन में ही दिखाई देता है, लेकिन रैम्पेंट केरीज जो है प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन दोनों में दिखाई देता है। ठीक है, रैपिड अपीयरेंस होता है, और ज़्यादातर होता कैसे है, बहुत ज़्यादा स्नैक खिलाने से, बहुत ज़्यादा जो है पार्ले जी बिस्किट खिलाने से, या बहुत ज़्यादा स्टिकी जो ये आपका चॉकलेट आता है क्लेयर्स, ऐसे चॉकलेट खिलाने से बच्चों के दांतों में जब चिपकने लगते हैं तो दांत बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका मैनेजमेंट पल्प थेरेपी करनी, ऐसे केसेस में बच्चों में पल्प थेरेपी करनी पड़ती है, मतलब कि बच्चों का आरसीटी ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है। और आरसीटी ट्रीटमेंट अगर नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा ग्रॉसली केरियस हो जाता है, उस केस में दांत निकालने भी पड़ जाते हैं। हाँ, जब भी दांत निकालते हैं हम लोग तो स्पेस का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चों के जो स्पेस होते हैं वो छोटे होते हैं, और जब परमानेंट दांत आता है तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्पेस मेंटेनर भी हम इसका यूज करते हैं जब दांत निकालते हैं। तो हम अब इस केरीज से निपटने का क्या क्या तरीका है, मैनेजमेंट कैसा है, अब उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जो ये बॉटल फीडिंग है, या ये जो है क्या बोलते हैं काऊ मिल्क देते हैं या ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, या जो हम बच्चों को फार्मूला मिल्क में शुगर का मात्रा जो ज़्यादा कर देते हैं, उस शुगर की मात्रा को हम कम कर देते हैं, बिल्कुल शुगर नहीं देते ऐसे केसेस में। और हम जो है बच्चों का जो केरियस दांत होता है उसको जो है देखते हैं, और उसमें हम फिलिंग करते हैं जो टूथ मटेरियल आता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट विजिट में क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं, इसका 3 विजिट होता है। तो पहले विजिट में हम बच्चे को ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के साथ साथ ही हम पेरेंट की काउंसलिंग भी करते हैं। हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि कैसे आप बच्चों के दांतों को सड़ने से बचाएं, तो ये काउंसलिंग करते हैं।
और बच्चों के दांतों को हम जो है एक्सकवेट करते हैं और रिस्टोर करते हैं ताकि टूथ का स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाए। ठीक है, अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है, एक्सरे लेते हैं, अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है तो उस केस में पल्प थेरेपी करते हैं, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं और क्राउन भी देते हैं बच्चों को। एक्सरे जो है इसमें एडवाइज्ड होता है, एक्सरे हम ज़रूर करते हैं बच्चों का ये देखने के लिए कि दांत कितना सड़ गया है और क्या उसकी पल्प इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये भी चेक करते हैं। एब्सेस के केसेस में हम बच्चों का ड्रेनेज करते हैं, इंसिजन और ड्रेनेज प्रक्रिया अपनाई जाती है। और एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड का भी हम जो है फ्लोराइड बच्चों के दांतों में फ्लोराइड का एप्लीकेशन पूरा करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं। तो पहली जो विजिट है इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हम पेरेंट्स को बताते हैं कि रात के जो बॉटल्स है उसमें सावधानी बरतें। आप अगर रात में बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जो है फीडिंग कराते हैं, तो आप उसमें सावधानी बरतें। फीडिंग हैबिट में जो है बच्चों को क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो माँ के दूध से उसका ज़्यादा लगाव रहता है और बार बार वो पीता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। तो फीडिंग जो बॉटल्स होते हैं उसमें भी हम शुगर की मात्रा कम करवाते हैं, जिससे जो है और उससे बच्चों का जो दांत है वो बहुत कम जो है ख़राब होता है। और चाइल्ड का जो दांत होता है, बच्चों का दांत होता है, जब भी आप बॉटल फीडिंग कराएं उन बच्चों के दांतों को ज़रूर कपड़े से साफ़ करें, गीले कपड़ों से पोंछ दें ताकि उसमें शुगर की कोई मात्रा न रह जाए। मैं भी अपने बच्चे के केसेस में जब भी उनकी मम्मी जो है उनको दूध पिलाती हैं, उस केसेस में लास्ट में बच्चों के दांतों को हम साफ़ कर देते हैं। क्योंकि मैं दांत का डॉक्टर हूं तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूं, लेकिन मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि जब भी बच्चा आपका दूध पिए और उसमें अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा है बॉटल फीडिंग में, तो आप बच्चों का दांत लास्ट में ज़रूर पोंछ दें जिससे दांत न सड़े। ठीक है, और हम माता पिता को ये भी बताते हैं कि आप एक डाइट रिकॉर्ड बनाइए बच्चों का, कब आप कितनी मात्रा में क्या क्या बच्चों को खिलाते हैं उसका एक चार्ट मेंटेन रखें। अक्सर जो डेंटिस्ट होते हैं, पीडोडोंटिस्ट, वो उनके पास एक चार्ट होता है, वो बच्चों के माता पिता को देते हैं और उनसे लिखवाते हैं उस पर। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो भी हम जो है वो मेंटेन रखते थे। पेरेंट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, बच्चों की हिस्ट्री, तो आप बच्चों के हिस्ट्री को मेंटेन रखें, कब क्या कितनी मात्रा में बच्चा लेता है, उसको शुगर एक्सपोजर कितना है, वो सारी चीज़ें नोट करवाएं। अब हम बच्चे के माता पिता को वापस भेज देते हैं, घर भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद आपको फिर से मुलाकात करनी है और हम इस बार चेक करेंगे कि आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो इंस्ट्रक्शन पे आप खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। तो जब 1 हफ्ते के बाद दूसरी विजिट होती है तो हम जो डाइट चार्ट उनसे बनाए रहते हैं उसका एनालिसिस करते हैं और फिर से हम जो है शुगर की मात्रा को आइसोलेट करते हैं, कितना वो शुगर खिला रहा है, क्या इनटेक है। ठीक है, और जो बच्चे के दांत इस समय ख़राब हो गए 1 हफ्ते के बाद देखने में ख़राब लगते हैं, उसका हम रिस्टोरेशन करते हैं, उसमें मटेरियल भरते हैं और साथ साथ कैरीज एक्टिविटी टेस्ट भी करते हैं। थर्ड विजिट में हम क्या करते हैं, थर्ड विजिट में तो तीसरे विजिट में क्या करते हैं, तीसरे विजिट में हम सारे ग्रॉसली कैरियस दांत को, पूरा जो ग्रॉसली कैरियस हो चुका है, जो ख़राब हो चुका है, उसको हम या तो पल्प थेरेपी करते हैं या तो फिर निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हम बच्चों के दांतों का स्पेस देखते हैं, स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं वहाँ पे। और अगर एंडोडोंटिक थेरेपी होती है तो हम आरसीटी करके उस पर कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम करते हैं और फिर उनको हम एक बार सारी चीज़ें फिर से समझाते हैं, सारी प्रोसेस फिर से समझाते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं और उनसे कहते हैं 3 महीने के बाद दोबारा आप मुझसे मुलाकात करें। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विजिट में हम रैम्पेंट कैरीज के बारे में या अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बारे में या नर्सिंग कैरीज के बारे में इस तरह से पेरेंट्स को काउंसलिंग करके, बच्चों के दांतों को रिस्टोर करके, टॉपिकल फ्लोराइड का एप्लीकेशन करके हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी पीडोडोंटिस्ट या लोकल डेंटिस्ट होते हैं इसी तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि बच्चों के दांतों में क्या क्या कैरीज होता है, कैसे टीथिंग की समस्या और इरप्शन कब कब होता है और बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक की जानकारी दी। आगे
अच्छे से ब्रश करो। ला हम निकाल दो उसमें से। करके दिखाओ, करके दिखाओ, पापा को दिखाओ, करके दिखाओ। दिखाओ बेटा, मेरा बाबुली